दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। देखा नहीं है तो आप इसको देख लेना। एक खबर आती है जिसके बाद में एक सेक्टर है जो तूफान बन जाता है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है उस सेक्टर की और टोटल 5 कंपनीज के स्टॉक्स की, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो अब स्टार्टिंग करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए यहाँ पे सिचुएशन न्यूट्रल है, एकदम से मार्केट गिरे हैं, बट इतनी कुछ खास बड़ी गिरावट अभी तक तो हुई नहीं है। जस्ट 5 पॉइंट ऊपर ही आपको ये देखने को मिलेगा। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। यहाँ पे नेस्डेक को देख सकते हैं, इसके अंदर 5 पॉइंट्स की गिरावट है, यानी न्यूट्रल ही आप इसको बोल सकते हैं अभी के समय। और फैंग की बात करें तो ये भी आपको न्यूट्रल ही देखने को मिलेगा। एफ ने क्या किया आज के दिन इंडियन मार्केट के अंदर, उसको चेक कर लेते हैं। तो 9 तारीख का डेटा है जिसमें एफ ने बाइंग की है। 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग है, कोई बड़ी बाइंग नहीं है, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन अभी थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि एफ की तरफ से शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रही है। आज के फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने बातचीत की आईटी सेक्टर को लेकर, जिसके अंदर शॉर्ट कवरिंग भी एफ ने की है। और ये जो बाइंग आ रही है ना, ये आईटी सेक्टर की वजह से आ रही है। एफ ने कुछ बाई भी किया होगा आईटी सेक्टर में, क्योंकि एफ का काफ़ी ज़्यादा स्टेक है आईटी कंपनीज में। अब देखिए, पिछले वीडियो में किसी ने क्वेश्चन किया कि जो चार्ट आप देख सकते हैं आईटी कंपनीज का, सेक्टर का, यह सिचुएशन आप देख सकते हैं नंबर्स के बेसिस पे, तो वो वीक है, खराब है। तो क्या आईटी कंपनीज को शॉर्ट टर्म के लिए प्ले किया जाएगा क्या ट्रेडर्स की तरफ से? देखिए, ट्रेडर्स की तरफ से प्ले तो किया जा सकता है स्टॉप लॉस के साथ में, लेकिन रिस्की सिचुएशन है। मतलब अगर आपके पास में 2 सेक्टर्स है, एक सेक्टर ऐसा है जो काफ़ी अच्छा कर रहा है, उसके अंदर न्यूज़ भी अच्छे हैं, नंबर्स भी अच्छे आ सकते हैं, और एक सेक्टर ऐसा है जिसमें चांसेस 50-50 है। मतलब कुछ अच्छा भी हो सकता है, लेकिन एक तलवार लटक रही है ट्रंप के टैरिफ की। तो आप कौन सा चूज़ करोगे? ऑब्वियस है उस सेक्टर को चूज़ करेंगे जिसके अंदर ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, जो कि जीएसटी का सपोर्ट जिस सेक्टर को अभी के समय ज़्यादा मिला हुआ है, उस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म खिलाड़ी ऐसे सेक्टर को चूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं। कभी कभी कोई सेक्टर चलेगा, एक दिन में तेजी बनेगी, बट उसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर कोई मोमेंटम आपको मिल जाएगा। जो पहले से सेक्टर चल रहा है उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास ट्रेडर्स का होता है। अब देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि आपने हो सकता है सुन ली होगी। इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक एक्ट लाने वाला है जिसका नाम है हायर एक्ट। और इस एक्ट के अंदर क्या होगा, हो सकता है, ऐसा मेंशन कर रखा है, हो सकता है 25% टैक्स लग जाए जो भी काम ओवरसीज में भेजा जाएगा, यानी आउटसोर्स होता है, यानी यूएस अपना काम इंडिया में भेजेगा, तो इंडिया के ऊपर 25% का टैक्स लगेगा, एडिशनल टैक्स है। यानी 50% का टैरिफ तो है, लेकिन उसके साथ में 25% का टैक्स और लग सकता है, और भी लग सकता है। ठीक है, अब ऐसा हुआ था 2017 के अंदर, 18 के अंदर, 19 के अंदर ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही थी। आईटी कंपनीज का चार्ट आप देख सकते हैं, सेक्टर का चार्ट आप देख सकते हैं, जो मैं आपको काफ़ी पहले बता चुका हूँ। तो ट्रंप अगर आता है सत्ता के अंदर तो ये सब चीज़ें उसके साथ में आती है। सो देखिए दोस्तों, अभी के समय ये बज़ है, यानी न्यूज़ है। सोशल मीडिया के ऊपर एक कमेंट्री दी है पीटर नवारो ने। ये यूएस के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के सीनियर काउंसलर है ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सजेशन देते हैं टैरिफ को लेकर कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो भी काम हम बाहर से करवा रहे हैं उसके ऊपर 25% का टैक्स लगना चाहिए, ताकि यूएस की जो कंपनीज हैं वो बाहर काम ना भेजे। यूएस की जो कंपनीज हैं, जैसे रिटेल कंपनी है, बैंक से, वो इंडिया की आईटी कंपनी से काम क्यों करवाते हैं? क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है, एम्प्लॉय सस्ते हैं। वहाँ पे डॉलर्स में पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको पता ही रुपीस में होता है, और काफ़ी कम सैलरी में लोग अवेलेबल हो जाते हैं यूएस के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर ट्रंप इस सर्विस के लिए इंडियन आईटी कंपनीज पे 25% का टैक्स लगा देगा, तो जो फ़ायदा यूएस उठा पा रहा था वो नहीं उठा पाएगा। ठीक है, तो वो नहीं उठा पाएगा फ़ायदा, तो क्या होगा, इंडियन कंपनीज को काम नहीं मिलेगा, और जो भी यूएस का पैसा है वो इंडिया में नहीं आके यूएस के अंदर ही रहेगा, या वहाँ की जो भी आईटी कंपनी है, एसेंचर और भी काफ़ी सारी कंपनीज है, उनको काम मिलेगा। तो अल्टीमेटली देखिए दोस्तों, फोकस ये है कि जितना ज़्यादा हो सके यूएस का पैसा यूएस में रहे, बाकी कंट्रीज़ के पास में नहीं आए। और इसी वजह से टैरिफ भी लगा है इंडिया के ऊपर, 25% का टैरिफ है, 25% का और टैरिफ लग चुका है। बातचीत की गई थी, उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। अब देखिए, ये जो टाइम है ना, वो ऐसा टाइम है जिसमें चैलेंज है आईटी कंपनीज के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर। टोटल अभी नीचे है, कोई डील नहीं मिल पा रही है, कुछ बड़ी डील नहीं मिल पा रही है, रिड्यूस भी हो चुकी है डील एक्टिविटी, नंबर्स अच्छे नहीं आ पा रहे, काम सस्ते में दे रहे हैं, पैसे, मतलब अब बोल सकते हैं
एआई आने की वजह से ऑटोमेशन हो चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी कम काम यूएस की तरफ से इंडियन आईटी कंपनीज को मिल पा रहा है। तो सिचुएशन वैसे ही काफ़ी ख़राब है, वैल्यूएशन अभी काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि कुछ खास होगा नहीं आईटी कंपनीज में 1-2 साल में। अगर ऐसा होता, लगता खास होगा, तो वैल्यूएशन बढ़ा देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड, आप देखोगे तो एफआईज कंटिन्यूसली बिकवाली करते जा रहे हैं। उसके ऊपर अगर ये न्यूज़ आ जाती है, अभी तो सजेशन है पीटर की तरफ से, लेकिन अगर ये न्यूज़ आ जाती है, ऐसा हो जाता है, तो काफ़ी बड़ी बिकवाली हो सकती है आईटी कंपनीज के स्टॉक्स में। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडियन एक्सपर्ट्स की तरफ से बोला जा चुका है कि अगर ऐसा हो जाता है तो जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे बेनिफिट खत्म हो जाएंगे। यानी यूएस को जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहे थे इंडिया से सस्ता काम करवाने के, वो सब खत्म हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, नए कॉन्ट्रैक्ट, एक्विजिशंस, डील नहीं आएगी, प्रॉफिट के मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिवली, और ग्रोथ जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंडियन आईटी कंपनीज को देखनी पड़ेगी यूएस के बाहर कहीं पे, ऑस्ट्रेलिया हो गया या कोई और कंट्री हो गई। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो देखिए मैक्सिमम जो भी आईटी कंपनीज के पास में काम आ रहा है यूएस से आ रहा है, तो एकदम से तो ऐसा होगा नहीं कि यूएस से शिफ्ट करके किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाए। क्योंकि जो भी आपने देखा हैप्पीस्ट माइंड जो अभी ऊपर से काफ़ी क्रैश हो चुका है, 80% काफ़ी गिर चुका था, मतलब आई थिंक काफ़ी बड़ी गिरावट उसमें हो चुकी है, काफ़ी टाइम से चला नहीं है। उसके पीछे का कारण यही है, 80% उसकी डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर थी। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आईटी सेक्टर के ऊपर जस्ट एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है ताकि आप अपने डिसीजंस को ले पाओ। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ और न्यूज़ को लेकर, जिसमें आईआरसीटीसी को लेकर न्यूज़ है और ये आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई है शाम को 4 बजे के आसपास। और इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि इसका जो बिजनेस है, जिसमें ये डायरेक्टर मेंशन कर रखा है, आई थिंक ये गलती से हो गया होगा, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि डायरेक्ट कैटरिंग जो सर्विसेज इसकी है उसके ऊपर कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज ले सकती है। अब अप्रूवल मिल चुका है, यानी 10 रुपये की पानी की बोतल महंगे में बेच सकती है, एक्स्ट्रा चार्ज ले सकती हैं। इसको लेकर काफ़ी कंप्लेंट हो रही थी, शिकायत हो रही थी, यूट्यूब पर आपने काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे थे। तो अब अप्रूवल मिल चुका है कि ये एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं आईआरसीटीसी। ठीक है, तो न्यूज़ आफ्टर मार्केट क्लोजिंग है शाम को 4-5 बजे के आसपास। देखते हैं कल स्टॉक के प्राइस में कैसा इम्पैक्ट होता है। बाकी वैसे देखिए टेक्निकली इसका ट्रेंड तो काफ़ी नेगेटिव है, कोई भी अपसाइड इसमें देखने को नहीं मिल रही है। एक छोटा सा जंप आया था, लेकिन निफ्टी अभी यहाँ पे है, स्टॉक वीक हो रहा है, तो कोई भी यहाँ पे अपसाइड का पोटेंशियल देखने को नहीं मिलता है अभी के समय। ठीक है, और सपोर्ट भी इसका काफ़ी नीचे है, पहला सपोर्ट तो ये है, नेक्स्ट सपोर्ट इसका नीचे है। नेक्स्ट जो कंपनी है रेल टेल। अब देखिए रेल सेक्टर के अंदर दो तरह की कंपनीज है, जैसे आईआरसीटीसी है, ठीक है, और एक ये कंपनी है। इसको बेनिफिट मिलेगा सरकार के कैपेक्स का। तो अगर सरकार खर्चा करती है, बजट के अंदर कुछ अच्छा सुनने को मिलता है या डायरेक्टली कोई पैकेज अनाउंस हो जाता है, तो आईआरसीटीसी को उसका बेनिफिट ना मिलके इन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं 18 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है, 5% का जंप इसमें देखने को मिला है। तो पैटर्न तो इसका भी वीक है, बॉटम इसके नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, हाइज भी इसके नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो पैटर्न तो इसका भी वीक देखने को मिलता है। तो अभी जो रेलवे सेक्टर है उसके अंदर भी दमखम कुछ है नहीं, कुछ खास, लेकिन न्यूज़ आ रही है स्टॉक के प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास दम अभी देखने को नहीं मिलता। ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंपनी को, बट वैसे प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है, एग्जीक्यूशन के अंदर डिले चल रहा है, तो वो चीज़ आप इसमें नोटिस कर सकते हैं। अब देखिए काम कहाँ पे है अभी के समय, कहाँ पे ज़्यादा बाइंग चल रही है या फिर कहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा बन रहा है। एक तो हम बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, सेकंड हम बोल सकते हैं एआई, साथ में तीसरा भी हम इंक्लूड करके चले जो कि अभी एकदम से तेजी बनी थी स्टार्टअप वाली कंपनीज के अंदर। ठीक है, तो अभी ये 3 कैटेगरीज काफ़ी अच्छा कर रही है। अब देखिए एक कंपनी जिसका नाम है E2E, 5% का सर्किट इसमें लग गया। एक न्यूज़ आई थी इसके अंदर, जिसके अंदर आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे 9 सितंबर की न्यूज़ है, सुबह न्यूज़ आ गई थी 9 बजने से भी 5 मिनट पहले। और न्यूज़ ये थी कि ओपन एआई, जिसका चैट जीपीटी है, ये डिस्कस कर रहा है पार्टनरशिप करने के लिए कुछ इंडियन डेटा सेंटर्स के साथ में। क्योंकि एआई कंपनी ऑब्वियस इनके पास में डेटा सेंटर तो खुद का होता है, लेकिन और भी डेटा सेंटर इनको चाहिए होता है। जितना बड़ा काम इनका होगा उतने ज़्यादा डेटा सेंटर की डिमांड इनको पड़ेगी। तो E2E डेटा सेंटर में काम करता है, और साथ में हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं इसके अंदर रिलायंस के अंदर भी इस न्यूज़ को यहाँ पे शामिल किया है। ऐसा क्यों, वो भी आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं एक तीसरी कंपनी भी है जिसका नाम है नेटवेब। अब ये एनवीडिया के साथ में है इसके टाई अप। ओपन एआई को भी अगर ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो इसके साथ भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है।
बाकी स्टॉक इतना कुछ खास आज नहीं चला, गिरा था लेकिन उसके बाद में थोड़ी सी रिकवरी दी है और 2% नीचे ही जाके बंद हुआ है। टेक्निकल्स को देखें तो सिचुएशन है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे अभी तक इसने जो भी अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया था, ब्रेकआउट दिया था, वो अभी भी मेंटेन है, उसको तोड़ा नहीं इसने। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली यहाँ पे चल रही है, बट जो बायर्स है वो भी अभी इसमें इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 60% के साथ में रेवेन्यू बढ़ेगा, जो 1700 करोड़ का ऑर्डर इसको मिला है। ठीक है, सो ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्विंग्स निकले हैं, यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई थी इन्वेस्टर्स को, अच्छे नंबर्स आने की वजह से अच्छे वॉल्यूम्स भी यहाँ पे आए थे, तो एक काफ़ी शानदार स्विंग यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मिल चुका है। सेकंड जो कंपनी है E2E, इसके भी चार्ट को देख लेते हैं। 5% का सर्किट इसमें आज के दिन लगा है, और इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक तो अच्छी डील मिली इसको, सेकेंड अब ये न्यूज़ आई तो यहाँ पे सर्किट इसने लगा दिया है, और एक जो ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं वो भी कंपनी के स्टॉक ने दे दिया है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद में तीसरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका नाम क्यों है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कैसे कैसे कमाई होती है इस कंपनी की। अभी आप देखोगे ना तो इसमें डेटा सेंटर से कमाई जीरो के बराबर है, ना के बराबर है। लेकिन कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने, एक कंपनी है यानी रिलायंस ने ब्रूकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में डिजिटल रियल्टी के साथ में मिलकर एक जेवी किया है, जॉइंट वेंचर किया है। उसकी जॉइंट वेंचर की कंपनी डिजिटल कनेक्शन। ठीक है, इसमें रिलायंस का 33.33% हिस्सा है, तीनों का बराबर हिस्सा है। अब इस जॉइंट वेंचर को चलाने के लिए रिलायंस लगभग 378 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर चुका है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप बोल सकते हैं, पहला राउंड आप बोल सकते हैं, और फ्यूचर में 1000 करोड़ का निवेश करने का वादा किया है। अभी आप देखोगे ना तो जेवी के जो प्रमुख स्थल है, यानी जहां पे ये डेटा सेंटर बन रहे हैं, वो चेन्नई और मुंबई है। ठीक है, तो रिलायंस भी इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो चुका है, लेकिन उसकी कमाई काफ़ी कम है, तो स्टॉक के प्राइस में कुछ इंपैक्ट पड़ा नहीं है, और स्टॉक का जो प्राइस अभी नीचे की तरफ जा रहा है, अपने प्रॉफिट बुक करवा के यहाँ पे अपने रेसिस्टेंस को हिट करके नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जो मेजर बेनिफिट्स निकलेंगे वो उन छोटी कंपनीज के निकलेंगे, जैसे नेटवेब हम बोल सकते हैं, E2E हम बोल सकते हैं, बट ये कंपनीज रिस्की है, रिवॉर्डिंग भी है, तो उसके हिसाब से देखना चाहिए इन कंपनीज को। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछली वीडियो को आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।